एक तरफ बॉर्डर पार पाकिस्तान में हलचल है तो वहीं इधर गुजरात बॉर्डर के पास एक ड्रोन गिरने की खबर सामने आई है और ये खबर हम तस्वीर के साथ आपके सामने रख रहे हैं। और ड्रोन की तस्वीर भी सामने आ गई है। गुजरात बॉर्डर के पास ये ड्रोन गिरा है। गुजरात बॉर्डर के पास ड्रोन गिरने की खबर आई है। इस पर और ज्यादा डिटेल हम लेंगे। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्णय, कहाँ एग्जैक्टली ये ड्रोन गिरा है, ये कौन सा ड्रोन है, इस पर पूरी डिटेल दे। मीनाक्षी, खबर जो अभी मिल रही है उस हिसाब से बताया ये जा रहा है कि सुबह 6 से 6:30 के बीच में खावड़ा इलाके में एक बड़े ब्लास्ट की खबर पहले सुनाई दी। करीब 2-2.5 किलोमीटर तक इस ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद जब एरिया ट्रैक किया गया तो पता चला कि जो खावड़ा बॉर्डर है उसके पास इंडिया ब्रिज के आसपास का ये एरिया है जो कि प्रतिबंधित इलाका है। बीएसएफ और आर्मी ने इसे अभी डोमिनेट किया हुआ है इस एरिया को। वहाँ पे क्योंकि आरी पार्क भी बन रहा है और जो ट्रांसमिशन की लाइन है वो वहाँ से पास हो रही हैं और ऐसा बाद में जांच में पता चला जब एयरफोर्स की टीम वहाँ पहुँची, आर्मी की टीम वहाँ पहुँची, तब पता ये चला है कि उस हाई टेंशन वायर के साथ कोई ड्रोन टकराया है। उसके ये रेमिनिसेंस हैं जो इस वक्त हम उसके फोटोग्राफ्स वगैरह टीवी पे दिखा रहे हैं। अब इस ड्रोन की जांच चल रही है कि आखिर ये है कहाँ का और कैसे यहाँ पहुँचा था, क्या इसका पर्पस था। इतना ज़रूर पता चल पाया कि जापानीज़ मेक का ये कोई ड्रोन है जो कि भारत में तो यूज़ होता है लेकिन पाकिस्तान में ये यूज़ होता है या नहीं होता है ये अभी चेक किया जा रहा है, उसकी पड़ताल की जा रही है। और ये ड्रोन कहाँ से ट्रैवल करता हुआ आया और कैसे इस इलाके में इतना इंटीरियर तक पहुंच गया, ये इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन उसके बाद से क्योंकि वैसे भी ये पूरा इलाका जब से टेंशन एस्केलेट हुआ है पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है, किसी को भी आने जाने की परमिशन नहीं है यहाँ पे। इसलिए जो खबरें छन के आ रही हैं सेना के सूत्रों से उस हिसाब से ये पता चल रहा है कि अभी इसका पूरा मलबा जो है वो इकट्ठा किया गया है और इसको टेस्ट किया जा रहा है, इसकी जांच की जा रही है कि आखिर ये एग्जैक्टली पाकिस्तान से आया था या नहीं आया था। ये अभी जो आप जानकारी दे रहे हैं मैं जल्दी से एक बार फिर दर्शकों को बता दूं, भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक ये धमाका हुआ। जैसा कि हमारे सहयोगी निर्णय बता रहे हैं, ये एक संदिग्ध ड्रोन है जो कि हाई टेंशन वायर से टकराया, बिजली के लाइन से ये टकराया, उसके बाद जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। सुबह करीब 6 बजे खावड़ा इंडिया ब्रिज बॉर्डर के पास ये घटना हुई है। पुलिस और एयरफोर्स दोनों इस मामले की पूरी जांच कर रही है कि ड्रोन इतना नजदीक आया कैसे। अब एक और बड़ी खबर, अमृतसर के नाम पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा, जो हम कह रहे हैं पाकिस्तान जो है प्रोपेगेंडा फैलाने में सबसे माहिर है, वो वही कर रहा है। अमृतसर पर वो झूठी खबरें फैला रहा है। पाकिस्तान ने अटैक किए कुछ फर्जी वीडियो दिखाए हैं। 2024 की आग को अमृतसर का बताया है। अभी थोड़ी देर पहले ही देवेंद्र हमें ये जानकारी दे रहे थे 2024 में कभी कोई आग लगी, उस आग को पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मशीनरी किस तरह से प्रोपोगेट कर रही है। देवेंद्र इस पर और जानकारी देंगे। देवेंद्र जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार की बौखलाहट है वहाँ के अवाम को समझाने के लिहाज से अब पाकिस्तान के ISI वहाँ की फ़ौज फेक सोशल मीडिया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है। उसी का एक नमूना आप देखें तो इसमें पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है जिसके PIB यानी कि भारत की सरकार ने फैक्ट चेक के तहत ये बताया भी है कि ये जो तस्वीर है ये 2024 की तस्वीर है और पाकिस्तानी बेस्ड हैंडलर्स आर स्प्रेडिंग ओल्ड वीडियोज फॉल्सली एलिगेटिंग स्ट्राइक्स ऑन ए मिलिट्री बेस इन अमृतसर। यानी कि अमृतसर के मिलिट्री बेस को लेके कल रात से ही पाकिस्तान एक सोशल मीडिया के मार्फत एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ उसने मिलिट्री बेस पे कोई अटैक किया है और उसके लिए जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है असल में ये तस्वीर है 2024 के एक आग लगने की घटना। यानी कि पुराने वीडियो पुरानी तस्वीरों का सहारा लेके पाकिस्तान सोशल मीडिया के मार्फत एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है कि उसके यहाँ जो आतंकियों के केंद्र थे उसको अगर भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया तो उसने भी कुछ किया। इस तरह का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पाकिस्तान की आवाम भली भांति सब कुछ समझ रही है और यही समस्या वहाँ की सरकार, वहाँ की हुकूमत, वहाँ की फौज के लिए है। जी, लाहौर में इस वक्त जंगी सायरन बज रहा है तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी दहशत का माहौल है। इस्लामाबाद में पाकिस्तानियों की नींद उड़ी हुई है। पूरी रात उन्हें ये डर सताता रहा कि कहीं फिर कोई हमला ना हो जाए। इमरजेंसी जैसे हालात हैं।
इस्लामाबाद में पुलिस सड़कों पर घूम घूम कर अनाउंसमेंट कर रही है। एक बार आप अनाउंसमेंट सुने। सबको मतला किया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ एक जरूरी ऐलान से बात करवाएं। जितने भी मरकज के अंदर दुकानदार हजरात हैं, सबको मतला किया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये ऑर्डर है कि अपने बाइक की तमाम भी लाइटें जो बाहर नजर आ रही हैं, साइन बोर्ड से ट्रैफिक को भी ऑफ कर दें। अपने आप को घरों की हद तक महदूद रखें। अपने बच्चों को भी गैर जरूरी बाहर ना निकालें। मुल्की हालात के पेश नजर ये हदायत मौसूल हुई है। मल्टी इंतजामिया बार बार आपको आगाह कर रही है। अल्लाह वर्जी की सूरत में जो भी गवर्नमेंट एक्शन लेगी, जो भी इंतजामिया एक्शन लेगी, उसका जिम्मेदार खुद दुकानदार होगा। ये महरोर ब्यूटी पार्लर वाले हैं, हम आपके बाहर। तो आप देखिए इस्लामाबाद में ये जो सायरन तो बज रहे हैं वो अलग, लोगों को घर में रहने की अपील की जा रही है, बत्तियां बुझा देने की बात कही जा रही है। और ये एक दहशत है जो इस वक्त इस्लामाबाद में दिखाई दे रही है। क्यों उन्हें ये लग रहा है कि जब बीती रात वो ये जानते हैं क्या हुआ पाकिस्तान के साथ, 100 किलोमीटर अंदर तक घुस के अगर भारत अटैक कर सकता है तो फिर वो आगे भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन इस मामले में भी पाकिस्तानी आवाम को बड़ा श्योर हो जाना चाहिए, भारत के निशाने पर केवल आतंकी है और आतंकी अड्डे हैं और भारत ने जो करना था वो कर चुका है। अब वो अपनी सरकार को पूछे, अपनी सेना को पूछे और वहां पर पलने वाले आतंकियों को पूछे कि लाहौर में क्या हुआ। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इमरजेंसी जैसे हालात है और इस्लामाबाद में प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। अस्पतालों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखें जिससे कि किसी भी इमरजेंसी से निपटा जा सके। ये पाकिस्तान सरकार के उस आदेश की कॉपी है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। अब जनरल रॉय, ये जो तस्वीरें हैं, ये मैं एक तस्वीर इसकी ये है कि ये प्रिकॉशनरी स्टेप वहां की आवाम भी लेगी, लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो आर्मी है और वहां पर जो पल रहे आतंकवादी हैं, उसकी तरफ ये आवाम किस तरीके से आगे बढ़ेगी? क्यों नहीं अपनी सरकार से पूछती कि हमारे शहर में बार बार ऐसी परिस्थिति क्यों नहीं पैदा होती? देखिए, पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं कि 80 के दशक से लेकर के अब तक उन्होंने जो कुछ भी किया है, उनको ये समझ ही नहीं आया है कि उनका इस्तेमाल दूसरे देश करते रहे हैं। और 80 के दशक में हुआ ये था कि जो भी उनके ये सांप पाले हुए सांप टेररिज्म या जो उसको सपोर्ट टू टेररिज्म जो इनका चल रहा था, खासकर जो अफ़गानिस्तान में रशिया ऑक्यूपेशन जब चला और 80 में वो लोग चले गए, उसके बाद से पाकिस्तान ने सोचा कि उनके जाने के बाद इसका हम करें क्या, ये जो एसेट्स हमने बनाए हैं, जो सांप हमने पाले हैं, इसका करें क्या। उसको ये नहीं समझ में आया कि सांप जो है उसकी नेचर या उसकी प्रकृति है काटने की, और किसको वो काटता है वो नहीं समझ सकता, क्योंकि बाकी जानवरों में ये होती है थोड़ी बहुत सेंस की किसको काटते हैं पता चल जाता है, सांप को बिल्कुल भी नहीं पता चलता। इसलिए हम एक कहावत है अपने हिंदुस्तान में, आस्तीन का सांप। तो इस सांप को जो पाल रहे थे उन्होंने सोचा चलो इस सांप को हम कश्मीर की तरफ मोड़ देते हैं। ऐसा तो नहीं लाहौर में आस्तीन के सांप नहीं काटा है? कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है। मैं आपको अभी उस पर आता हूँ, 30 सेकंड दीजिए मैं आपको बताने में, ये कि 90s के दशक में इन्होंने क्या किया, उस सांप का मुंह मोड़ दिया J&K की तरफ, और तब से लेकर के पिछले कोई 3 दशकों से इन्होंने ये जो लड़ाई चल रही है टेररिज्म वाली शुरू कर दी। उनको ये नहीं समझ में आया कि जब टेररिज्म के एसेट्स आपने बनाए हैं, अभी देखिए ना 3 आउटफिट्स हैं पाकिस्तान में जिनके ऊपर कल हमला हुआ, लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन। ये तीनों ही आउटफिट जो है ज़्यादा उनका ध्यान कश्मीर पे रहता है। और इस समय पाकिस्तान को देख के मुझे 71 बार याद आता है कि ऐसे ही हालात कुछ थे जब इनका आधा अंग कट करके बांग्लादेश बन गया। आज के कुछ पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ऐसे ही चल रहे हैं कि इनके हालात इतने ख़राब हैं इस समय कि इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। इकॉनमी इनके कंट्रोल में तो है नहीं, वो तो चलो एक बात है कि उधार ले लेकर के इस समय इनकी वो हालत है कि, बल्कि सुबह सुबह आज ट्विटर पे एक जोक चल रहा था कि भैया इनको मारना मत वरना हमारा उधार नहीं दे पाएंगे वापस। तो इनका हाल ये है कि इकॉनमी तो डूबी हुई है, वो एक बात है, लेकिन देश ही डूबा हुआ है। जैसा कि हम बार बार ये चीज़ कहते रहे कि जो इनके टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को ले लो आप, जो हालात इनके चल रहे हैं बलूचिस्तान में उसको ले लो आप, तालिबान का जो दबाव है डूरंड लाइन के अक्रॉस उसको ले लो आप, आर्मी का जो कभी पॉपुलर सपोर्ट हुआ करता था वो आज आर्मी के खिलाफ ही है पब्लिक, क्योंकि इतने सालों से जो भी पाकिस्तान में मदद आई, दूसरे देशों से पैसा आया, वो आर्मी के हुक्मरानों ने खुद खाया। वो वहाँ पे
आयशा ने एक किताब लिखी है कि कितनी इकोनॉमी में पाकिस्तान की आर्मी का कितना हिस्सा है। तो इस समय जो है पाकिस्तान की आर्मी के पास इतना कुछ है कि उनको अब समझ ही नहीं आएगा कि हम ईस्टर्न बॉर्डर को मैनेज करें या वेस्टर्न बॉर्डर को मैनेज करें या टेररिज्म को मैनेज करें और अपनी कैपिटल को वो मैनेज करें। और बिल्कुल। अब देखिए सियालकोट से भी एक खबर आ रही है। इस्लामाबाद के बाद एक तस्वीर आपके सामने सियालकोट की रख रही हूं, जहां रात भर पाकिस्तानी जागते रहे। पाकिस्तानियों को डर था कि रात में फिर अटैक हो सकता है। सियालकोट में जंगी सायरन रात भर बजता रहा। एक तस्वीर वहां की भी आपके सामने रख रही हूं। पाकिस्तान के सियालकोट में भी दहशत रात भर ये जंगी सायरन बजता रहा और आज सुबह जब लाहौर में एक के बाद एक 2 से 3 धमाकों की खबर आई तो वहां के लोग दहशत में चले गए। सर, जिस तरीके का माहौल इस वक्त है ये तय है भारत ने कुछ नहीं किया, और अगर पाकिस्तान में ही अंदरूनी कुछ हुआ है तो ये क्या हो सकता है, हमें इन तमाम विकल्पों पर भी बात करनी है। देखिए वहाँ पर पैनिक का माहौल तो है ही, क्योंकि जो अभी हिंदुस्तान ने किया है, कल जो किया इनके साथ में, और इनकी आर्मी इसके लिए कुछ नहीं कर पाई। और जैसा भी कुछ समय पहले बताया जनरल साहब ने कि जो टेररिज्म वहाँ पर है इसकी वजह से उनको अमेरिका से बतेरा पैसा मिलता था। और दूसरा जो एक मेन चीज़ ये है कि उनके टेररिस्ट में और इनकी आर्मी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वहाँ पर एक नारा ये लोग लगाते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे खाकी वर्दी है। सिर्फ इन लोगों ने यूनिफॉर्म पहनी हुई है। कल आपने देखा होगा उनके जनाजे में भी उनकी डेड बॉडीज़ को ये पाकिस्तानी आर्मी के लोग ही लेके जा रहे थे। अभी हमने जो इन पर हमला किया है वो सिर्फ टेररिस्ट पर किया गया है। जो इनके एक्चुअल पीछे लोग हैं वो उनकी आर्मी है। अब ये निकल जाएंगे टेररिस्ट, दूसरे खड़े हो जाएंगे। तो जब तक आर्मी को ठीक से हिट नहीं किया जाएगा, और उसके लिए अभी जो ये इनके अंदर हो रहा है 2 ही तरीके हैं, या तो ये अपने आप टूटेंगे जैसा कि हमारी पॉलिसी चल रही है कि इकोनॉमिकली या जो इनकी सोशल अंदर चल रहा है उससे अपने आप टूटेंगे। आर्मी पर विश्वास तो कम इनका हो ही रहा है। या ये फिर कोई गलती करें कि अभी इसका बदला लेने के लिए एक अच्छा बड़ा हम पर रिपोस्ट करें, हमला करें हमारे ऊपर, ताकि हमको एक अच्छा कारण मिल जाए, जस्ट कॉज जिसको बोलते हैं, कि उसकी वजह से हम इनकी आर्मी को ठीक से सॉर्ट आउट कर पाए। जी, धमाके के बाद लाहौर एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। एक बार फिर से हम ये जानकारी दे दें, इस धमाके के बाद वहां की आवाम दहशत में है, वो सड़कों पर आ गई है। कराची एयरपोर्ट को भी पाकिस्तान में बंद कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी, आप सियालकोट, कराची, आप लाहौर एयरपोर्ट्स तो बंद कर सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त भारत भी सोच रहा है कि अब भारत का अगला एक्शन क्या होगा या पाकिस्तान का अगला एक्शन क्या होगा। मीनाक्षी, इससे पहले कि मैं आपको जवाब दूं, ये पहले आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, ये आपका जो चैनल है वो कम से कम सच्चाई दर्शाने की कोशिश कर रहा है और पूरे वक्त इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या अफवाह है और क्या सच है। यही एक सबसे बड़ी कैजुअलिटी अगर ऐसे माहौल में होती है तो सच किसी को नहीं पता चलता, सब लोग झूठ के पीछे पहुंचते हैं। जहां तक कि पाकिस्तान का सवाल है, आप देखेंगे ये पाकिस्तान जैसे सब कह रहे हैं, कल आपने देखा कि जो लोग जितने भी टेररिस्ट मारे गए वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, उनका जो उसके दफनाने से पहले जितने भी उनके मैं कहूँगा कॉफिन्स थे, किस में लपेटे हुए थे, पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग के अंदर। वो क्या दर्शाता है कि मानसिकता देखिएगा आप, जिसको वहाँ के सारे आतंकवादी हैं और उन आतंकवादियों को पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान के वहाँ के जो लोग हैं, आवाम है, वो भी उस फ्यूनरल में मौजूद है जिसमें सारे के सारे ये जो कॉफिन्स हैं उनको पाकिस्तानी फ्लैग्स में लपेटा गया है। ये दर्शाता है एक तो मानसिकता, पाकिस्तान के अंदर की जो मानसिकता है। दूसरी जो बात है, पाकिस्तान की जो फौज है, एक ही ऐसी फौज है पूरे विश्व भर में जिसका अपना देश है और वो अपने रेलेवेंस के लिए इस तरह की हरकतें फौज करती रहेगी, और नहीं तो पूरे विश्व में सब देश की फौज होती है। ये ऐसी फौज है जिसने आज तक कोई इलेक्शन हारा नहीं और कोई लड़ाई जीती नहीं। आप उनके जनरल्स देख लीजिएगा, बाकी लोग देख लीजिएगा, आपको लग सकता है
हिंदुस्तान का लोकतंत्र देखिएगा आप, 3 जनरल हैं मीनाक्षी आपके पास खड़े हुए, आपकी उम्र देखिएगा। ऐसे आप सोच सकते हैं पाकिस्तान के अंदर इस तरह का भी हो सकता है? ये लोकतंत्र है। और ये जो जनरल्स तो वैसे विदेश में जाके छिप जाते हैं। अपनी स्ट्रेंथ जो है, इस स्ट्रेंथ को पहचानना बहुत जरूरी है, और ये भारत की एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ है। और ये स्ट्रेंथ आप नजदीक आई जब हमने देखा हमारा नेतृत्व कितना तगड़ा है, हमारी फौज कितनी प्रोफेशनल है, हमारे लोगों के बीच में कितनी एक यूनिटी है, जिसके कारण जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है उसमें सब वाह कर रहे हैं। भारत में एक तरीके से नया और जो घटना भी हुई, जो ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, एनएसए अजीत डोभाल लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। जैसे ही वो 25 मिनट का ऑपरेशन खत्म हुआ, फौरन 5 देशों को उसकी सूचना देना, और इंटरनेशनल बिरादरी में हम ये कहें कि भारत के साथ वो समर्थन दिखाई दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि भारत ने जो कदम लिया वो ठीक था, आतंकवाद के खिलाफ भारत का फैसला सही था। ये अमेरिका भी कह रहा है, ये ब्रिटेन भी कह रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत से बातचीत के लिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर छटपटाहट दिखाई दे रही है। पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशहाक डार का बड़ा बयान आया है। मैं एनएसए अजीत डोभाल से बात करना चाहता हूं, इशहाक डार ये कह रहा है। यही वो इशहाक डार है जो पहले कह रहा था कि मेरे पास तो न्यूक्लियर वेपन है, मैं कोई भी भारत अगर मिस एडवेंचर करेगा तो उसका जवाब दूंगा, हमारी फौजें तैयार है। अब वो ये कह रहे हैं कि मैं एनएसए अजीत डोभाल से बात करना चाहता हूं। कल से ही बातचीत के लिए परेशान है पाकिस्तान। देवेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए। देवेंद्र, भारत को गीदड़ भपकी देने वाला पाकिस्तान और यही इशहाक डार अब कह रहा है मैं एनएसए से बात करना चाहता हूं। या बिल्कुल, कल से लगातार पाकिस्तान के अंदर ये बेचैनी है। और कल पाकिस्तान जो फॉरेन डेलीगेशन के साथ वहाँ पे मिल रहा था, वहाँ पर भी उसने यही रोना रोया कि और अपनी ये बताते हुए कि नहीं हम तो कुछ करते नहीं, हम तो आतंकवाद के खिलाफ हमारी रणनीति है, हम तो भारत के एनएसए से लगातार बातचीत करने के लिए, हमारे एनएसए एकदम से परेशान है और आप लोग ही कोशिश कराइए। फिर उसके बाद जब तुर्की से बात हुई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की, तो सोर्सेज के द्वारा में जानकारी मिली कि वहाँ भी यही रोना रोया गया कि भारत के साथ ही बातचीत हो, ऐसा ना हो कि भारत एक ऑल आउट वॉर करना शुरू कर दे। और क्योंकि लगातार पाकिस्तान में भी ये इंडिकेशन तो मिल ही रहा है कि ये जो भारत ने 9 आतंकी टारगेट्स पर हिट किया है, ये कोई आखिरी सूची नहीं थी। तो इस कंडीशन में उनको और डर सता रहा है कि ऐसा ना हो कि भारत और ज़्यादा इसको एस्केलेट करना शुरू करे। और इस लिहाज से लगातार उनकी तरफ से कोशिश हो रही है कि किसी तरह से भारत के एनएसए से बातचीत हो, क्योंकि पाकिस्तान बयानों में चाहे जितनी अपना सीना चौड़ा दिखा दे, हकीकत उसे भी पता है कि उसकी कैसी आर्थिक स्थिति है, कैसी सामरिक स्थिति है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसी कूटनीतिक स्थिति है। तो हर मोर्चे पे लगभग अलग थलग पाकिस्तान पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ बातचीत हो। और न सिर्फ वहाँ के डिप्टी पीएम बल्कि उससे पहले वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर का भी आपने बयान सुना होगा कि किस प्रकार से वो बता रहे थे कि हाँ, अगर इतना पर भी बातचीत हो जाए तो हम लोग इसको सेटल करने को तैयार हैं। भारत की हमेशा से एक ही लाइन रही है कि आतंकवाद खत्म करो, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों के लिए बातचीत हो सकती है, आतंकवाद के मसले पे कोई बातचीत नहीं। और उस लिहाज से फिलहाल पाकिस्तान की बौखलाहट, पाकिस्तान की बेचैनी और बढ़ने वाली है। मीनाक्षी, बिल्कुल। अब देखिए कैप्टन कुमार, ये जो इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है, यही पाकिस्तान गीदड़ भपकी दे रहा था। अब यही पाकिस्तान कह रहा है हॉटलाइन पर बात कर लो, लेकिन ये हॉटलाइन तब तक होल्ड रहेगी जब तक कि आतंकवाद को ये लोग पनाह देते रहेंगे। मीनाक्षी, इस प्रश्न का मुझे इंतजार था। 3 जनरल्स के साथ नेवल कैप्टन समुद्र से शांति की बात करेगा, शांत समुद्र में रहता है। देखिए, कल हमारा डी डे था और आज पी डे है। आज पी डे है मतलब प्रोपेगेंडा का दिन है। आपको मरता क्या ना करता, अब उनके पास कुछ चारा नहीं है तो ये बातें कर रहे हैं। एनएसए और हमारे एनएसए, उनके एनएसए शातिर हैं, हमारे एनएसए समझदार हैं। दोनों इंटेलिजेंस के बैकग्राउंड से हैं, पर आप समझ सकते हो वो इंटेलिजेंट होंगे, पर हमारे एनएसए जो है इफेक्टिवली इंटेलिजेंट हैं। और जब मैं बात करूं, कल उन्होंने कहा था कि हम रिटेलिएट नहीं करेंगे अगर भारत कुछ ना करे, और आज ये उन्होंने हाथ बढ़ाया है। तो ये तो होना ही था, क्योंकि उनको बैकफुट पे जाना ही पड़ेगा। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, आपकी अदालत आपके यहां से चलती है। भारत आज जज के रोल में आ गया है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने प्यूनिटिव मेजर्स के लिए कहा था, उन्होंने पनिशमेंट के लिए कहा था। आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश, किल, एलिमिनेट, आक्रमण नहीं, विद्रोह नहीं, प्रतिशोध नहीं, सिर्फ पनिशमेंट। हम अक्यूज थे, हमने एफआईआर लॉन्च किया, 40 सालों तक हमने वर्ल्ड को बताया, कोशिश की, कोई नहीं सुना। हमने वर्ल्ड का माहौल बना लिया, हमने सबको अपनी तरफ कर लिया, और अब हम जज के रोल में आके सेल्फ डिफेंस में हमने हॉट परसूट किया, हमने आक्रमण नहीं किया। इसको समझिए, आपकी अदालत से समझिए।
तो भारत को वो रोल मिला है, पूरे विश्व में मिल गया है, और आज भारत मैच्योर डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, हट के बात कर रहा है, और सारी जगह से उसको वो मिल रहा है। तभी तो वो शांति की बात कर रहे हैं। जज के रोल में है हम आज। हम अब जानते हैं कि हमें क्या निर्णय लेना है, और हम आगे भी लेते रहेंगे। कल्पना से परे दूर तक सिंदूर की बात हो रही है। लंबा कपाट है, लंबा कपाल है, लंबी सिंदूर है, दूर तक बातें करेंगे। भावनात्मक शब्द है पर बहुत कुछ आक्रामक भी है, इसे देखते रहना है। अब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल रॉय, और ये भारत जानता था कि आतंकवाद के मसले पर विदेश से भारत को समर्थन हासिल है। वो ये भी जानता है कि पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान है आतंकवाद के साए में पल रहा है और आतंकवाद को पाल रहा है। अब भारत के साथ बातचीत के अलावा उसके पास और कोई दूसरा विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है कि कैसे इस एस्केलेशन को रोका जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आतंकवाद हो चाहे कुछ भी हो, जो लड़ाई है वो हर एक को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। हमने विश्व की तरफ देखा सिर्फ इसलिए था कि विश्व हमारे साथ रहे जब हम आतंक की लड़ाई खुद लड़े तो, और इस लड़ाई को हम 3 दशकों से अधिक से लड़ते आए हैं। अभी की बात यह है कि पिछले 1 दशक से पाकिस्तान को एक चीज़ क्लियरली बता दी गई थी कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, यानी आप टेररिज्म करते रहो और हम बातचीत करते रहें, ये कभी चल नहीं सकता। क्योंकि पिछले इतने 3 दशकों में न जाने कितनी बार ये सब हुआ है। 2004 में पाकिस्तान के साथ हमारा सीज फायर का एग्रीमेंट भी हुआ, जिसका सीज फायर जो है बीच बीच में टूटता रहता है जब इनको टेररिस्ट हमारे एलसी के अक्रॉस भेजने होते हैं। तो अभी की भी कंडीशन वही है कि अगर आप इस बात को लेकर के सामने आएँ कि आप सारे टेररिस्ट आउटफिट जो आपके पास हैं, 3 टेररिस्ट आउटफिट, उनको अगर आप उनके दांत निकाल दें, उनके विष वाली थैलियाँ निकाल दें, उनको आप डिसबैंड कर दें, और उसके बाद हमारे सामने आकर के उसमें पहली लाइन जो है वार्ता में ये होनी चाहिए कि हमने अपने देश में जितने भी टेररिस्ट आउटफिट्स थे जो हिंदुस्तान के खिलाफ काम करते थे, उनको हमने डिफैंग कर दिया है, यानी उनके दांत हमने निकाल दिए हैं, उनको हमने बिल्कुल एक तरह से ख़त्म कर दिया है। उसके आगे ही बातचीत का दूसरा सेंटेंस डाल सकते हैं और उस बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि पहले, बहुत पहले इस हमारी अभी की जो लीडरशिप है देश की, उन्होंने बहुत सही तरीके से इनको बता दिया था कि नो रिएक्शन मैं आपका चाहती हूँ, फिर मुझे ब्रेक के लिए जाना होगा। बहुत क्विक रिएक्शन आप बताइएगा, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए? वो तो हाथ फैलाकर कह रहा है कि बात करो। कंडीशन वही है, बातचीत यस, बट नो टेरर, नो टॉक्स, बात खत्म।